मैं हूं मोहम्मद सत्तार। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक 10th क्लास की बायोलॉजी का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लंग्स, जो कि सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है और देन ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स को। तो ये जो लंग्स हैं ये एल्वोलाई के बने होते हैं। ये एल्वोलाई जो हैं जो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये एल्वोलाई जो है ये आपस में जॉइन करते हैं, तो तमाम एल्वोलाइज मिल के जो है ये लंग्स को बनाते हैं। अब ये लंग्स जो होते हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर पड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। तो वो कैविटी जिसके अंदर लंग्स मौजूद होती हैं दैट इज़ कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। अब ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ये दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक तो ये रिब्स से मिलके बनी होती है और सेकेंडली ये डायाफ्राम से जो है ये मिलके बनी होती है। डायाफ्राम और रिब्स जो है ये मिलके थोरेसिक कैविटी को बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स जो हैं वो पड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिब्स होती हैं जो थोरेसिक कैविटी को बनाती हैं ये आपको नज़र भी आ रही हैं, हियर आर द रिब्स। और ये जो रिब्स होते हैं इनके 12 पेयर्स जो हैं ये रिब्स के होते हैं। अब ये रिब्स जो होती हैं इनके दरमियान में यहाँ पे ये मसल्स पाए जाते हैं, और ये वाले जो मसल्स हैं जो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं और रिब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको नाम दिया जाता है इंटरकोस्टल मसल्स का। तो वो मसल जो रिब्स के दरमियान में हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स का नाम दिया जाता है। तो वो मसल जो रिब्स के दरमियान हैं, जो रिब्स को आपस में कनेक्ट किए रखते हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये लंग्स जो हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये लंग्स जो होते हैं, हमारा ये जो राइट लंग्स होता है दैट्स कॉल्ड राइट लंग। अब ये जो राइट लंग होता है ये लेफ्ट लंग से थोड़ा सा लार्ज होता है, तो दैट्स कॉल्ड लेफ्ट लंग। तो राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा लार्जर होता है। ये जो राइट लंग होता है इसमें 3 लोब्स होती हैं, जबकि ये जो लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर 2 लोब्स जो हैं ये पाए जाते हैं। और ये जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है जो रिब्स की बनी होती है, डायाफ्राम की बनी होती है। डायाफ्राम क्या होता है? हमारा ये जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है जो मस्कुलर शीट से बना होता है, थिक मस्कुलर शीट का बना होता है, उसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। तो दैट्स कॉल्ड डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्रेम है ये थिक मस्कुलर शीट होती है जो लंग्स के बिल्कुल नीचे जो है ये मौजूद होती है। ये भी डायाफ्रेम है, हम डायाफ्रेम को इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हियर इज अ डायाफ्रेम जो कि मसल्स का बना होता है और चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे पाया जाता है और इसका फ्लोर बनाता है। अब ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर जो है, लंग्स के बाहर यहाँ पे ये हमें मेम्ब्रेन नज़र आती है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो ये मेम्ब्रेन हमें कुछ इस फॉर्म में नज़र आती हैं। तो हेयर आर द मेम्ब्रेन्स जो हमें नज़र आएंगी। तो ये हमारे पास जो है दैट्स अ लंग्स, ये हमारे पास लंग की टिश्यू आ जाती है, दैट्स कॉल्ड लंग्स टिश्यू। तो ये ब्लैक में जो ड्रा की जा रही है ये लंग की टिश्यू है, और लंग्स जो होते हैं ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। और वो मेम्ब्रेन जो लंग्स की बिल्कुल साथ पाई जाती है दैट्स अ मेम्ब्रेन। इसको ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर जो है एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन का। अब अगर इस प्लूरल मेम्ब्रेन को इलाज करके हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, और इस लंग्स के बाहर ये मेम्ब्रेन होती हैं। 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन, एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और एक जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके बाहर पाई जाती है। यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट्स अ आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो इसकी ये मेम्ब्रेन है इसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो दैट्स अ
आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती हैं इनके दरमियान जो है ये फ्लूइड पाया जाता है। हियर इज़ अ फ्लूइड जो इन दोनों के दरमियान पाया जाएगा। इसका काम है प्रोटेक्शन करना, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये इसके दरमियान जो है ये फ्लूइड जो है ये मौजूद होता है। और ये जो लंग्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी नेचर्स के होते हैं, ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेंड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। अब ये जो हमारे पास है कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, वैसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और वो मूवमेंट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती हैं, लंग्स की जो मूवमेंट होती हैं, जो गैस एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको भी हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग होती है इसको हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ब्रीदिंग का जो पहली स्टेप है ब्रीदिंग का, उसको नाम दिया जाता है इनहेलेशन का। इनहेलेशन हम कहते हैं इनटेक ऑफ एयर को, और जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये जो इनहेलेशन है इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इंस्पायरेशन, और ये जो एक्सहेलेशन है इसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है ये 2 मूवमेंट हैं जो कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ये कैसे होती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेशन जो है ये कैसे होगी, जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन के दौरान जो है दैट्स इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन होगी, 2 चीज़ों की कंट्रैक्शन होगी, एक तो रिब्स के मसल्स की होगी, रिब्स के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, और दूसरा कंट्रैक्शन होगी डायाफ्रेम के मसल्स की। तो ये जो डायाफ्राम है इसके जो मसल्स हैं ये भी कंट्रैक्ट करेंगे। तो इंस्पायरेशन के दौरान जब रिब्स के मसल कंट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्रेम के मसल कंट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो जब रिब्स के मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हमारी रिब्स हैं ये अपवर्ड मूव करती हैं, ये रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, फॉरवर्ड मूव करती हैं। और इसके साथ साथ जब ये डायाफ्रेम जो है ये कंट्रैक्ट करता है, डायाफ्रेम के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो डायाफ्रेम जो है ये पहले डूम शेप होता है, यहाँ पे देखें तो ये डूम शेप है, और जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये लेस डूम शेप हो जाता है, यहाँ से ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंडीशन में जो है ये आ जाता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है ये डायाफ्रेम। जब मसल जो है डायाफ्रेम के कंट्रैक्ट करते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है, तो डायाफ्रेम नीचे चला गया, रिब्स ऊपर चली गई। एज अ रिजल्ट जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है चेस्ट कैविटी का, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर से एयर जो है मूव करती है इनटू द लंग्स, और इस तरह हम एयर को इनहेल कर लेते हैं। कैसे एयर को इनहेल किया, अगेन देखें तो ये जो है इंस्पायरेशन कैसे किया, कंट्रैक्शन होगी रिब्स के मसल्स की, इंटरकोस्टल के मसल्स की, और डायाफ्रेम के मसल्स की कंट्रैक्शन होगी, और रिब्स अपवर्ड मूव करेंगी, डायाफ्रेम जो है वो डूम शेप, लेस डूम शेप में आ जाएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बढ़ेगा, प्रेशर ऑन द लंग्स जो है वो डिक्रीज करेगा, और बाहर से एयर मूव करेगी इनटू द लंग्स, और इसको कहा जाता है इंस्पायरेशन कहा जाता है। और सेकंड जो इसमें स्टेप आता है वो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का है। अब ये एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन क्या होती है, ये जो एक्सपायरेशन होती है ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है इंस्पायरेशन का। इसमें क्या होगी, इसमें रिलैक्स करेंगे, इसमें रिलैक्सेशन होगी, तो इसमें रिलैक्स करेंगे कौन कौन से मसल्स, अगेन तो इसमें रिलैक्स करेंगे ये वाले जो मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन में कंट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये दोनों मसल जो हैं ये जो है ये रिलैक्स करेंगे। तो जब ये रिब्स के मसल जिनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं ये रिलैक्स करेंगे, और इसके साथ साथ डायाफ्रेम के मसल रिलैक्स करेंगे, तो तब क्या होगा, रिब्स के मसल
रिलैक्स करने की वजह से ये जो हमारी रिब्स हैं ये डाउनवर्ड मूव करती हैं, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। और जबकि ये जो डायाफ्राम होता है जब ये रिलैक्स करता है तो यहाँ से इस कंडीशन से रिवर्स होके लेस डूम शेप से दोबारा किस में चला जाएगा, डूम शेप में चला जाएगा। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा वॉल्यूम जो चेस्ट कैविटी का होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज करने की वजह से जो है प्रेशर ऑन द लंग्स बढ़ेगा। तो जब ये प्रेशर ऑन द लंग्स बढ़ता है तो हम जो एयर होती है उसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास जो है ये कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कौन से ऐसा हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स है जो कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। तो हमारा ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो है एक सेंटर लगा होता है जिसको नाम दिया जाता है ब्रीदिंग सेंटर का। तो दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग सेंटर, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो है ये लगा होगा। अब ये जो ब्रीदिंग सेंटर है ये हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। जब हम रेस्ट में होते हैं, जैसा कि स्लीपिंग फेज में होते हैं या नॉर्मल जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, रेस्ट फेज में होते हैं, तो उस वक्त जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है जो है वो होता है 16 से लेकर 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 16 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट होता है जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं। लेकिन जब कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? वो इस वजह से बढ़ता है कि ये हमारा जो ब्रीदिंग सेंटर होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ये जो ब्रीदिंग सेंटर है ये हाईली सेंसिटिव होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मसल्स हैं, ये हमारे पास मसल्स हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे मसल्स जो है इनकी वर्किंग बढ़ जाती है, ये ज़्यादा काम करते हैं। तो ज़्यादा काम करेंगे तो इन मसल्स की टिश्यूज़ के अंदर जो है ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से इनके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो मसल जो है ये जब एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा काम करेंगे, एक्सरसाइज के दौरान, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगी। तो जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हाई होती है तो इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर है ये डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ब्रीदिंग सेंटर जो है जो ब्रेन के अंदर लगा हुआ है ये हाईली सेंसिटिव है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सरसाइज करने के दौरान जैसे ही हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर बढ़ती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग सेंटर होता है विद इन द ब्रेन ये कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेता है। तो जब ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इसने डिटेक्ट कर लेता है तो ये ब्रीदिंग सेंटर जो है ये मैसेज भेजता है। तो ये ब्रीदिंग मैसेज जो है, ये ब्रीदिंग सेंटर जो है ये मैसेज भेजेगा हमारे ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे रिब्स के, ये जो रिब्स के मसल्स हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, इनको ये मैसेज भेजेगा। तो एक तो इसने मैसेज भेजा इंटरकोस्टल मसल्स को, तो ये इंटरकोस्टल मसल जो है ये रिब्स के ये कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तेजी के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर है ये मैसेज भेजेगा इस हमारे डायाफ्रेम को। तो जब ये डायाफ्रेम के मसल्स को, दैट्स अ डायाफ्राम, तो ये जो डायाफ्राम है जब इसके मसल्स को मैसेज भेजा तो डायाफ्राम भी क्या करेगा, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देगा। तो इस तरह रिब्स के मसल ने भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज कर दी है और साथ ही डायाफ्रेम की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी तेज हो गई है। एज अ रिजल्ट ये जो ब्रीदिंग जो मूवमेंट होती है, जो ब्रीद होती है, इसका रेट जो है, ब्रीदिंग रेट एक्सरसाइज के दौरान जो है ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ता है और इस ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग सेंटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने किया है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।